सेबी ने बीएसडीए जो अकाउंट्स हैं उनके नॉर्म्स में चेंजेस लाने के लिए एक प्रपोजल लाया है। इस वीडियो में हम समझेंगे ये बीएसडीए अकाउंट्स क्या होते हैं, ये प्रपोजल जो लाया गया है इसमें जो 4 बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं वो क्या हैं। तो डिटेल से हम समझेंगे, ध्यान से वीडियो देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बीएसडीए क्या है। जैसे बैंक में होता है एक बीएसबीडी अकाउंट, अगर आपने सुन रखा होगा, कुछ उसी के कॉन्सेप्ट पे समझिए। ऐसे बेस्ड है ये अकाउंट जिसको कहा जाता है बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट आपको पता होगा कि अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज से कुछ भी शेयर परचेज करना है, खरीदना है, कोई बॉन्ड परचेज करना है, खरीदना है, तो आपको ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि डीमैट अकाउंट जब आप मेंटेन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सर्विसेज के नाम पे फीस लगती है, कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं। तो सेबी ने क्या सोचा, सेबी ने 2012 में इस बीएसडीए अकाउंट को लाया। किस लिए? ताकि जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी जो आप कह सकते हैं जो सिक्योरिटीज का मार्केट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, उसमें आ सकें, और उन्हें किसी भी तरह की ऐसे फीस बहुत ज्यादा भारी भरकम ना पे करनी पड़े। जो कॉस्ट है जो डीमैट अकाउंट की उसको रिड्यूस किया जा सके। तब ये बीएसडीए अकाउंट अस्तित्व में आया था 2012 में। तो इसमें होता क्या है कि इसमें यही होता है कि जो हमारा सिक्योरिटीज मार्केट है इसकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जाए इस तरफ, कि ताकि ऐसा ना हो कि जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें केवल बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं वही आ सके, बल्कि आम नागरिक भी इससे जुड़ सके। इसमें होता क्या है कि जो आपके जो डीमैट अकाउंट है उनमें जो मैंने कहा कि बहुत तरह की फीस लगती थी, तो अगर आपका बीएसडी अकाउंट है तो उसमें जो फीस है वो कुछ जगह पे अब एकदम निल है, कहीं पर बहुत नॉमिनल है, और उसका एक जो एक क्राइटेरिया लिमिट है कि उसके बाद ही आपकी कोई फीस लगती है। तो इस वजह से जब बीएसडीए अकाउंट आया तो जो आम नागरिक हैं उनके लिए ये जो पूरा सिक्योरिटीज मार्केट है या कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन है वो काफी इजी हो गया। तो अगर हम करेंटली बात करें कि जो बीएसडीए अकाउंट होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या रूल्स हैं, 2024-25 के हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो पहला क्राइटेरिया है वो है एक्सक्लूसिविटी, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल एक बीएसडीए अकाउंट होल्ड कर सकता है अक्रॉस ऑल डिपॉजिटरीज, मतलब जितने भी तरह के डिपॉजिटरीज हैं उन सबको मिला के आप एक बीएसडी अकाउंट होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर एक डिपॉजिटरी के साथ एक एक ऐसा बीएसडी अकाउंट चला लें और फिर आपको ऐसा देखने को मिले कंबाइंड लिमिट आपको काफी मिल जाए। नहीं, ये इसलिए लाया गया था ताकि जो आम जनता है फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, जो कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके, सिक्योरिटीज मार्केट में लोग पार्टिसिपेट कर पाएं बिना इस डर के कि अगर हम वहां जाएंगे अगर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तब भी हमको बहुत फीस देनी पड़ेगी अकाउंट होल्ड करने के लिए। तो इसका जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है वैल्यू थ्रेशोल्ड का। वैल्यू थ्रेशोल्ड का मतलब कि आपके जो अकाउंट है, जो आपने डीमैट अकाउंट खोला है, उसकी जो टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज उसमें रखी गई हैं वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें सिक्योरिटीज 10 लाख रुपए से ज्यादा हैं तो वो जो अकाउंट है आपका बीएसडीए का वो कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर अकाउंट में। लेकिन अगर उसमें जो सिक्योरिटीज की वैल्यू है वो 10 लाख से कम है तो बीएसडीए अकाउंट होगा। और ये ध्यान रखिएगा, कई जगह पे आपको ये जो लिमिट है केवल 2 लाख देखने को मिलेगी। आपको याद रखना होगा कि 2024 मिड में इसकी लिमिट को जो है चेंज किया गया था। तो अगर आप पुरानी किताब वगैरह पढ़ेंगे तो आपको 2 लाख ही दिखेगी, लेकिन अब इसे चेंज कर देगा। अब लिमिट क्या है वो समझ लेते हैं डिफरेंट। तो इसमें अगर आप लिमिट को देखेंगे, जो बीएसडीए का फ्री स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो सिक्योरिटीज की वैल्यू हो 4 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी तरह के मेंटेनेंस चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरो है। लेकिन जब यहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू है थोड़ी बढ़ती है, कितनी, 4 लाख से 10 लाख के बीच में आपके अकाउंट में सिक्योरिटीज हैं, तब आपको जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 100 रुपीज पर एनम के दर से देना पड़ेगा, जो कि एक नॉमिनल चार्ज है। लेकिन अगर वो सिक्योरिटीज जो हैं वो आपके अकाउंट में और बढ़ जाती हैं, 10 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटीज हो जाती हैं, तब होगा ये कि ये जो आपका बीएसडी अकाउंट है इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेगुलर डीमैट अकाउंट में। और उसके बाद जो रेगुलर डीमैट अकाउंट के स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं वो इस पे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो भारत में जो स्ट्रक्चर है वो अब इसको इसीलिए ऐसा चेंज किया, पहले 2 लाख रुपए तक ही था, लेकिन 2 लाख रुपए अगर आप देखिए आज के समय में तो अब अमाउंट जो है पहले की तरह ज्यादा नहीं, कम हो गया है। इसीलिए अब इसको बढ़ाया गया, एक टियर स्ट्रक्चर दिया गया कि 0 से 4 लाख रुपए हैं तो आपको कोई भी एएमसी नहीं देना।
अगर 4 से 10 लाख रुपए के सिक्योरिटीज हैं आपके अकाउंट में तो 100 रुपए देना है, और 10 लाख से ऊपर है, सिंपल सी बात है, अगर 10 लाख से ऊपर है तो आप अच्छा खासा मतलब शेयर मार्केट को समझ चुके हैं और उसमें अच्छा खासा ट्रेड कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको स्टैंडर्ड जो चार्जेस देने पड़ेंगे, रेगुलर डीमैट अकाउंट आपका हो जाएगा, फिर बीएसडीए नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि नवंबर 2025 का प्रपोजल क्या है, और अगर आप इसको देखें तो मतलब जो प्रपोजल है इसको कहा जा रहा है कि रिफाइनिंग वैल्यूएशन फॉर फेयरनेस, कि थोड़ा ये भी देखा जा रहा है ना, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो डीमैट अकाउंट में जो सिक्योरिटीज हैं उनकी वैल्यू तो कैलकुलेट हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उन वैल्यू को कैलकुलेट करने की वजह से आपका जो डीमैट अकाउंट है वो 10 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है। तो जो सेबी है उसने प्रपोज किए हैं कि कैसे जो पोर्टफोलियो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाएगा बीएसडीए अकाउंट के एलिजिबिलिटी के लिए। तो इसमें जो गोल है यही है ताकि जो बीएसडीए की एलिजिबिलिटी है वो अभी भी लो कॉस्ट बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के लिए एक्सेसिबल भी हो, और इसके लिए यहाँ पे जो कहा जा सकता है कि फेयर एसेट वैल्यूएशन को लाया जा रहा है, और जिससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है और बढ़ेगा। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो बीएसडीए अकाउंट है 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, वो आपका जो रीजंस इसमें बताए गए उसकी वजह से, तो अब वो भी फिर से बीएसडीए अकाउंट में आ जाएंगे, और इसकी वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इम्प्रूव होगा। तो इसमें जो प्रपोजल नंबर 1 है वो क्या कहता है, लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डोनेशंस इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द वैल्यूएशन। मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर है वो कोई ZCZP जो बॉन्ड है वो किसी भी एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको डोनेट कर रहा है, तो ऐसे में जब इसने बॉन्ड को डोनेट कर दिया इसको, और इसको डोनेट करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसे में अब इसके ऊपर जो इसने डोनेट किया है उसके एवज में उसे कोई पैसा नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि उसे कोई पैसा मिला, नहीं, डोनेट किया है। जब कोई मॉनेटरी रिटर्न नहीं है फिर भी जब ऐसा जो डोनेट करेगा तो फिर इसका जो जो पोर्टफोलियो होगा उसमें ये जो बॉन्ड होगा ये तो चढ़ा ही रहेगा। तो इस वजह से जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा उसमें किसी भी तरह का इसको लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करी जाएगी तो इसका जो वैल्यूएशन है वो 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो ऐसे केसेस के लिए कहा गया कि जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पोर्टफोलियो में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। मतलब आप अगर कोई ZCZP बॉन्ड अगर किसी को डोनेट कर रहे हैं तो वो कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। यही कहा गया है कि ताकि जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं ये किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टर उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से जो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है वो इन्फ्लेट हो जाता है, जिसका उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और ये इन्फ्लेट होने की वजह से कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बीएसडीए के अकाउंट से की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और रेगुलर अकाउंट उनका कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे पहला प्रपोजल ये रखा गया है, ZCZP जो बॉन्ड्स हैं वो अगर डोनेट आप कर रहे हैं तो फिर उसके लिए वो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगा वैल्यूएशन में। इसका जो दूसरा प्रपोजल है वो ये है कि जो डेड या फिर इलिक्विड एसेट्स हैं उनके कैलकुलेशन को लेकर के। तो इसमें देखिए आप इसी प्रपोजल में दो तरह की चीजें हैं। पहला तो पार्ट ये है कि कोई डी लिस्टेड अगर सिक्योरिटीज है, मतलब ये है कि कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कर रही, डी लिस्ट हो चुकी है किसी भी रीजन से। ऐसे में अगर आपके पास वो सिक्योरिटीज हैं, मतलब आपने उसके बॉन्ड खरीद रखे हैं, आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड हैं, तो आपको पता है कि अगर कुछ डीलिस्ट हो गया है तो उसकी लिक्विडिटी काफी कम हो जाती है, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में वो जो सिक्योरिटीज हैं उनको भी एक्सक्लूड किया जाएगा आपके टोटल पोर्टफोलियो वैल्यूएशन से। मतलब आपने अगर 50,000 रुपए का ऐसा डीलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो वर्तमान समय में तो ये देखा जा रहा है कि वो कैलकुलेट हो रहा है आपके पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में, भले आप उसको खरीद बेच अब नहीं सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, लेकिन अब क्या होगा कि अब उसे नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, इसीलिए क्योंकि अब उसमें कोई लिक्विडिटी तो ऐसी बची नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट मार्केट प्राइस का होगा नहीं, फिर आप अगर उसे बेचना चाहेंगे तो फिर आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है। इसी का पार्ट भी है इलिक्विड बट लिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में। मतलब कुछ सिक्योरिटीज ऐसी आपके पास पड़ी हैं जो इलिक्विड है, मतलब उनको आप आसानी से खरीद बेच नहीं सकते, लेकिन वो लिस्टेड है। मतलब आपकी ऐसी जो सिक्योरिटीज हैं जिनका आपको कोई ऐसा लिक्विडिटी का फायदा नहीं है, वो आपके पास एक केवल एसेट की तरह है, आप उसे खरीद बेच नहीं पा रहे हो, बट वो जो सिक्योरिटीज हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो ऐसी सिक्योरिटीज के लिए जो वैल्यू होगी वो कहा जा रहा है कि उसको डिटरमाइन किया जाएगा उनकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस से, कि जब उनकी लिक्विडिटी खत्म हो गई हो तो जो उनका लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहा होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके पीछे भी यही रीजनिंग दिया जा रहा है ताकि जो कंसिस्टेंट है, जो वेरीफाई
वेरीफाइबल जो कह सकते हैं डेटा है वो यहाँ पे मिल जाए। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा मेथड जो है वो लगाया जाए और जिसकी वजह से कुछ और जो यहाँ पे उसकी वैल्यू है वो निकल के आए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कोई परफेक्ट तो नहीं है वैल्यूएशन मेथड, लेकिन हाँ एक यहाँ पे चेंज तो आ रहा है इलिक्विड बट लिस्टेड सिक्योरिटीज में। इसमें एक प्रपोजल और क्या दिया गया है कि जो सिस्टम है उसको थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करना है, जिसकी वजह से जो कंसेंट हैं जो लिए जाते हैं और ऑपरेशंस के लिए वो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सके। जितने भी ऑपरेशन और कंसेंट से रिलेटेड चीजें हैं उसको सिंप्लीफाई कर सके। वर्तमान समय में क्या है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, है ना, और आपसे आपका अकाउंट अगर मान लीजिए रेगुलर में कन्वर्ट करना है, फिर कोई और आपको ऐसा वहां पे कोई कम्युनिकेशन करना है, तो एक ही चारा है, वो क्या है, ईमेल का। जो भी यहाँ पे डिपॉजिटरीज हैं वो ईमेल करेंगे, उसके माध्यम से आपसे संपर्क हो पाएगा। अभी जो प्रपोजल किया गया है वो ये कहा गया है कि जितने भी जो डिजिटल वेरियस मोड्स हैं, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से, जितने भी आपके डिजिटल मोड्स हैं उनके माध्यम से संपर्क किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने ईमेल चेक नहीं करी और पता चले आपके लिए कुछ ऐसा वहाँ पे कंसेंट के लिए भेजा गया और आप उसको बहुत दिन बाद देख पा रहे हो। तो डिफरेंट मेथड, चाहे वो एसएमएस हो यहाँ पे, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, वेबसाइट के माध्यम से हो, आपको ऐप के माध्यम से ऐसे नोटिफिकेशन जानी चाहिए। इससे होगा क्या कि वर्तमान बदलते समय में जो भी डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी अब और माध्यम मिल पाएंगे, ताकि वो और अच्छे तरीके से अपने इन्वेस्टर के साथ या फिर जो उनका कस्टमर है उसके साथ वो कनेक्ट कर पाएंगे। अब एक हम जो विजुअल इम्पैक्ट है इसका देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक दो पोर्टफोलियो हैं, वर्तमान समय में क्या रूल्स चल रहे हैं और क्या प्रपोज रूल्स है। प्रपोज रूल्स हैं, अभी लागू नहीं हुए, इनको प्रपोज किया गया है और उम्मीद है कि इनको लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में अगर आपके पास कोई ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यू 9 लाख है, कोई आपके पास ZC ZP बॉन्ड है जिनकी वैल्यू 1 लाख है, और कोई डी लिस्टेड शेयर्स हैं या फिर इलिक्विड बट लिस्टेड शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 50,000 है, तो आपका जो टोटल जो पोर्टफोलियो कैलकुलेशन होगा वो आएगा 10,50,000 रुपए। और जैसे ही आपने 10 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा किया, आपका जो BSDA अकाउंट है वो रेगुलर डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर फिर आपको हाई फी पे करनी पड़ेगी, मतलब रेगुलर स्टैंडर्ड चार्जेस अप्लाई होंगे। लेकिन अब अगर ये जो रूल प्रपोज किए गए हैं ये लागू हो जाएंगे, तो आपका जो ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं, मान लीजिए 9 लाख के हैं, आपके ZC ZP बॉन्ड कितने भी हैं अब उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, गिना ही नहीं जाएगा। आपके पास जो डी लिस्टेड शेयर्स हैं उनको भी नहीं गिना, लिस्टेड हैं लेकिन इलिक्विड है तब भी उनको गिना नहीं जाएगा। तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो कैलकुलेशन 9 लाख ही आएगा, और ऐसे में आप 10 लाख की लिमिट पार नहीं करेंगे तो BSDA के बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे, मतलब लो कॉस्ट आपका अकाउंट ये रहेगा। तो ये वर्तमान समय के रूल हैं और ये प्रपोज्ड रूल हैं जो कि हो सकते हैं आने वाले समय में लागू। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? इसका सिग्निफिकेंस स्मॉल इन्वेस्टर्स पे ही होगा। अब BSDA अकाउंट भी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है। सबसे पहली बात तो जो उनका ट्रू जो रिफ्लेक्शन है नेटवर्थ का वो हो पाएगा कि सच में उनकी नेटवर्थ आखिर है कितनी। भाई ZC ZP बॉन्ड हो गया, कोई डी लिस्टेड शेयर्स हो गया, तो वो उनकी वैल्यूएशन मतलब नेटवर्थ में नहीं आएगा, बल्कि जो ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं वही आएंगे। दूसरा, जो अनफेयर एक्सक्लूजन है उसको भी प्रिवेंट किया जाएगा। मतलब अगर किसी के पास ZC ZP बॉन्ड है, इलिक्विड कोई जो है स्टॉक्स हैं या शेयर्स हैं, जिसकी वजह से जो उनका पोर्टफोलियो इन्फ्लेट हो रहा है, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो रहा है, वो 10 लाख से ऊपर जा रहा है, तो बेवजह जो वो BSDA का जो अकाउंट है उससे एक्सक्लूड हो जाएंगे और फिर रेगुलर डीमेट अकाउंट में चले जाएंगे, जिसका जो फीस है उनको पे करनी पड़ेगी, वो अब नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनको भी इससे लगेगा कि जो रूल्स हैं वो फेयर हैं, उनके फायदे के लिए बनाए जा रहे हैं, और जो रियल वर्ल्ड पोर्टफोलियो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो उनके अकाउंट में लागू हो रही हैं। मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा कहा जा रहा है, दिख रहा है कि आप ट्रेडेबल स्टॉक जितने आप उसी को तो आप नेटवर्थ मान करके चल रहे हैं। बाकी जो ZC ZP हैं जो डे लिस्टेड हैं वो तो आपके नेटवर्थ का हिस्सा है भी नहीं, तो वो ट्रूली रिफ्लेक्ट कर पाएगा। और इन रूल्स की वजह से जो हमारा मार्केट इकोसिस्टम है वो कैसे प्रभावित होगा? सबसे पहली बात तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ेगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो जितने भी DPs हैं, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं, वो उनके ऊपर जो ये ऑटोमेटिक जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक्स होंगे, मतलब आप ZC ZP को इंक्लूड नहीं करना, केवल ट्रेडेबल स्टॉक्स को ही लेकर चलना है,
क्लियरर रूल्स होने की वजह से डिजिटल कंसेंट मिल जाएगा, उनके पास बहुत तरह के मोड होंगे, तो जो उनका ऑपरेशन होगा वो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। जो बर्डन है बहुत तरह के जो कंप्लाइंसेस का होता है वो उनके ऊपर रिड्यूस होगा, तो मतलब काम उनका थोड़ा आसान होगा। इससे इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। जब हमारे पास पूरा स्ट्रीमलाइन्ड प्रोसेस होगा कि कैसे काम होगा, कौन सा अकाउंट जो है कन्वर्जन में जाएगा और कितने तरीके से आप कंसेंट वगैरह ले सकते हैं, तो इसकी वजह से इफ़िशियंसी भी आएगी। और जब इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं तो ध्यान रखिए कि उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ता है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्वेस्टर जो होगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब उनको लग रहा है कि हमारे लिए एक संस्था काम करे जो इस तरह की चीज़ों को सोच रही है कि हमारे जहाँ पे नुकसान हो रहा है उसको समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आएँगे। मतलब उनको लगेगा ऐसा नहीं कि हम यहाँ चले गए, हमारा अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कौन हमें बचाएगा, तो उसको भी यहाँ पे देखा जाता है। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये प्रपोजल देखा जो सेबी लेकर के आया है। सेबी क्या है आपको पता है, रेगुलेटर है। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जिसका काम ही होता है कि जो भी हमारा सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट करना, उसमें जो दिशा निर्देश है उसको लागू करवाना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हित को प्रोटेक्ट करना, वो सारी चीजें। यहाँ से एक आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या पता है कि सेबी के वर्तमान समय में हेड कौन है, जिनकी अभी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, पता होगा तो बताइएगा। बाकी अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें हमने बीएसडीए अकाउंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि ये आखिर अकाउंट होता क्या है। हमने लिमिट्स को डिस्कस किया है इसकी क्या है, तो अगर आप थ्रेशोल्ड को देखेंगे तो 10 लाख है, और इसमें भी टियर्ड या लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे है। और जो की चेंजेस इसमें कहे गए हैं प्रपोजल में वो यही है कि जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए, डीलिस्टेड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया जाए, इनलिक्विड जो और लिस्टेड सिक्योरिटीज उनको जो है एक्सक्लूड किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे जो कह सकते हैं ऑपरेशंस के लिए या फिर जो कम्युनिकेशंस के मीडियम उसमें और ज़्यादा डिजिटल जो माध्यम है उनको ऐड किया जाए। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।